नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मनोज पांडे और संजय रंजन जुड़े हैं। दरअसल आज इस लाइव के में हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि बाबूलाल मरांडी को भाजपा ने झारखंड में नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। भाजपा के वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। बाबूलाल मरांडी के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के क्या मायने हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदलने से क्या पार्टी बदलेगी, पार्टी की रणनीति बदलेगी। बाबूलाल मरांडी जैसा कि हर कोई कह रहा है उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ ही कि एक आदिवासी चेहरा को जो है सामने लाया गया है। क्योंकि बहुत दिनों से ये चर्चा थी, दबी जुबान लोग बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं एक नाराजगी है। उस नाराजगी को पार्टी जो है पाटने में कितनी सफल हो पाएगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले बाबूलाल मरांडी 1994 में बनांचल झारखंड के जो है प्रदेश अध्यक्ष बने थे और अब झारखंड अलग होने के बाद ये चौथे ऐसे आदिवासी चेहरे हैं जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले आप सभी को पता है कि लक्ष्मण गिलुआ जो स्वर्गीय हो गए, अब नहीं हैं, वे प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। ताला मरांडी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और दुखा भगत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और अब बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हम अपने दोनों सहयोगियों से इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आप अगर झारखंड की राजनीति को बहुत करीब से समझते होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपके मन में जितने सवाल फिलहाल उठ रहे होंगे बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के साथ, उन तमाम सवालों का जवाब दे सकें। क्योंकि आप सभी को पता है कि ये चर्चा हर किसी की जुबान पे थी जो थोड़ा भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है कि झारखंड में भाजपा कई खेमे में बटी है। उन खेमों का अब क्या होगा? क्या बाबूलाल मरांडी उन तमाम खेमों की दूरियों को पाट पाएंगे, सबको एकजुट कर पाएंगे? क्योंकि जैसे ही वो आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, घोषणा होने के बाद, वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे और उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वो इस बार लोकसभा के चुनाव में 14 के 14 सीट जीतेंगे। शुरुआत करते हैं मनोज पांडे जी से, चूँकि बहुत करीब से झारखंड की पॉलिटिक्स को ये समझते हैं। मनोज जी बताइएगा कि बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अब क्या लगता है कि जो कुछ भी कमी एक तरह से देखी जा रही थी उस कमियों को दूर कर पाएंगे? जो खेमाबाजी थी, जो कहा जा रहा था कि आदिवासी वोटर जो है लगातार नाराज हो रहे हैं भाजपा से और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसे अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो पा रहे हैं, जो 2024 का चुनाव होना है लोकसभा और विधानसभा, इन दोनों में इसका बहुत फायदा होने जा रहा है। देखिए, ऐसे भी पहले भी अगर आप देखें तो 14 के 12 सीट भाजपा के पास है और उस 11 सीट एनडीए के पास। तो वो 2 सीटें अगर जीतने की बात करें तो उसमें एक दुमका और चाईबासा और राजमहल। हाँ, चाईबासा और राजमहल। दुमका तो बीजेपी जीत गई। तो ये दोनों सीट पर भाजपा ने जब अगर आदिवासी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो जाहिर तौर पे संगठन से कई आदिवासी चेहरे जुड़ेंगे। इसमें जो पहले कमी दिख रही थी कि संगठन में जो भी है ट्राइबल फेस नहीं जुड़ पा रहा है, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की संख्या से लेकर या शीर्ष जो बड़े नेता हैं वो लोग नहीं जुड़ पा रहे थे, तो वो शायद जुड़ेंगे। पार्टी ने इसी सोच के साथ लाया है। और जहां तक रहा कि खेमेबाजी की बात, तो सामान्य तौर पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होगा तो उसमें खेमेबाजी चलती रहती है, पर अभी बीजेपी में ये स्थिति नहीं है कि कोई खेमेबाजी खुलकर कर सकता है, क्योंकि जो केंद्रीय नेतृत्व का फैसला आ जाएगा, राष्ट्रीय नेतृत्व का, वही सर्वमान्य होगा और सर्वमान्य होगा तो वो आपको चाहने और ना चाहने से भी मान्य करना होगा। तो बिल्कुल जैसा कि मनोज पांडे जी बता रहे हैं कि खेमेबाजी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि बीजेपी में खुलकर कर सके। हालांकि अंदर खाने से खेमेबाजी हो रही है या फिर होती है, जिसकी चर्चा होती है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय भी हैं। संजय, आपने देखा कि बाबूलाल मरांडी बीजेपी दफ्तर पहुंचे और जिस तरह से भव्य स्वागत हुआ, आपको क्या लगा कि सचमुच में एक लग रहा है कि नई एनर्जी आ गई है पार्टी में? और जिस तरह से नारा लग रहा था कि झारखंड का एक ही लाल, बाबूलाल बाबूलाल, तो क्या सचमुच में पार्टी में वो कमी दिख रही थी?
कार्यकर्ताओं में वो उत्साह पहले कम दिख रहा था, बाबूलाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो उत्साह दिखने लगा। जिस रीति रिवाज, आदिवासी रीति रिवाज से बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचते के साथ ही उनका स्वागत किया गया लोटा पानी से, तो लग रहा है कि बहुत तस्वीरें बदल रही है। नहीं, उत्साह बढ़ने का दो कारण है भाजपा के कार्यकर्ताओं के भीतर। इसके पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे दीपक प्रकाश, वो कोई मास लीडर नहीं रहे। संगठन के भीतर उनका एक अपना पकड़ रहा, संगठन के भीतर वो काम करते थे और उनको भाजपा ने एक जिम्मेवारी सौंपी, राज्यसभा सदस्य भी बनाया। लेकिन बतौर प्रदेश अध्यक्ष जो कार्यकर्ता जो अपने प्रदेश अध्यक्ष से उम्मीद करते हैं, खास करके उस प्रदेश अध्यक्ष से जो विपक्ष में रह रहा हो जिसकी पार्टी, दीपक प्रकाश उन कार्यकर्ताओं के उम्मीदों पे खरा उतरता हुआ नहीं दिख पा रहे थे। हालांकि बाबूलाल मरांडी जब सबसे पहले पत्रकारों से बात करने आए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा कि दीपक प्रकाश को धन्यवाद देते हुए कि दीपक प्रकाश ने उनको फोन करके ये बताया। वो तो एक कटसी भी है, एक कटसी भी। तो इसको आपका जो सवाल है कि क्या उत्साह बढ़ेगा, तो एक जो मास लीडर अगर कोई आता है, जो झारखंड का पहले से कोई मुख्यमंत्री रहा है, पहला मुख्यमंत्री रहा है, अपनी एक पार्टी चला करके खुद को प्रूफ कर चुका वो व्यक्ति है, जो संगठन भी खड़ा करके झारखंड में दिखाया। अभी जब भाजपा में उनकी जब वापसी हुई, पहले उनको विधायक दल का नेता बनाया गया, अब देखिए कि कैसे उत्साह बढ़ा है। इसको आपको पहले याद करना होगा रघुवर दास की सरकार को। 5 साल जो रघुवर दास की सरकार चली झारखंड में, एक तो पहली सफलता उनकी ये रही कि 5 साल लगातार कोई भी एक सरकार जो है अपना कार्यकाल पूरा की। लेकिन बीजेपी के लिए सेटबैक क्या हो गया, और रघुवर दास के साथ जो परसेप्शन जो सेट हुआ पूरे झारखंड में कि ये ट्राइबल विरोधी हैं या फिर झारखंड विरोधी हैं, उनको छत्तीसगढ़िया कह करके जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा उनको टारगेट करते रहा, तो एक परसेप्शन यहाँ सेट हो गया। और रघुवर दास जब मुख्यमंत्री का अपना खुद चुनाव भी हार गए जमशेदपुर में, उसके बाद से पार्टी और खास करके केंद्रीय नेतृत्व के मन में ये चल रहा था कि भाई अभी आने वाले अगले 10 साल तक तो ट्राइबल पॉलिटिक्स को ही बीजेपी झारखंड में बढ़ाएगी। इसी को देखते हुए बाबूलाल मरांडी को भाजपा में लाया भी गया। पहले उनको बतौर नेता प्रतिपक्ष के तौर पे पेश करने की कोशिश की गई, यही एक वजह रहा कि उनको विधायक दल का नेता भी पहले बनाया गया। लेकिन इनका विलय जो है सदन के भीतर स्पीकर अब तक स्वीकार नहीं किए हैं, वो मामला चल रहा है, हाईकोर्ट में भी चल रहा है, तो अभी वो पेंडिंग है। 3.5 साल चूंकि हो गया है, अब मात्र 1.5 साल का समय है। अब सामने चुनाव भी है। हम लोग जब बात कर रहे हैं महज 10 महीने के बाद, और हो सकता है कि उसके पहले भी इसी साल के आखिरी में लोकसभा का चुनाव हो जाए, जिस तरीके से खबरें आ रही है नेशनल मीडिया में। तो ऐसे में बाबूलाल मरांडी का प्रदेश अध्यक्ष बनना लोगों में एक उत्साह का एक वजह तो बना ही है। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि ये जो खेमेबाजी वाली जो आपका जो सवाल है, वो खेमा तो हमेशा से बना हुआ था और बना हुआ रहेगा भी। हम लोग जो दोपहर में भी जब लाइव कर रहे थे तो ये सवाल आपने पूछा था, जैसे अर्जुन मुंडा का अपना एक धड़ा है, रघुवर दास का अपना एक धड़ा है, अब नीलकंठ सिंह मुंडा जैसे लोग भी अब छोटे छोटे पॉकेट में अलग अलग धड़ा बना करके रखे हैं। तो ये धड़ा पहले से भी था। बाबूलाल की एंट्री एक हुई, ये लगातार 2.5-3 साल से जो है ये वेट एंड वॉच की स्थिति में थे। विधायक दल के नेता होने के बावजूद वो एग्रेशन इनका पॉलिटिक्स में नहीं दिख रहा था। वो ट्विटर पे आपको दिख रहा था, संगठन जो जिम्मेवारी दे रही थी उसके हिसाब से वो काम कर रहे थे। लेकिन अब जबकि इनको नेतृत्व दिया गया है झारखंड में, तो जाहिर सी बात है कि वो आक्रामकता जो है वो आपको दिखेगा संगठन के भीतर। और खास करके जो हम लोग कैप्शन लिखे हैं इस लाइव का कि हेमंत सोरेन की सरकार पे क्या असर पड़ेगा, ये जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ है भाजपा में, तो नेतृत्व परिवर्तन होने के बाद सरकार में जो असर मेरे जैसा आदमी जो देखता है वो इसको ऐसे समझता है कि एक जो चेहरा है सरकार का वो ट्राइबल चेहरा है। हेमंत सोरेन आज के डेट में झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनकी पार्टी, उनके पिताजी जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो हैं, और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ट्राइबल के बड़े नेता के तौर पे उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली है और आदिवासियों के भीतर उनका एक्सेप्टेंस भी है। बाबूलाल मरांडी अब उनकी जो चुनौती है बतौर प्रदेश अध्यक्ष कि वो कैसे ट्राइबलों के बीच में जो है सिंधमारी करते हैं। जैसा कि बाबा भी बोल रहे हैं कि अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा ट्राइबल नेता जो है यहाँ पे शामिल हो पार्टी के भीतर। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा। दूसरा कि बाबूलाल मरांडी अब सीधे तौर पे हमला करेंगे।
अभी तक जो उनको तवज्जो सदन के भीतर नहीं दिया जा रहा था, जो कि बाबूलाल मरांडी लगातार ये बोल भी रहे थे मीडिया में कि भाई सदन के भीतर हमको बोलने नहीं दिया जाता है, समय नहीं दिया जाता है, तो अब संगठन उनका एक हथियार रहेगा, कैसे वो काम कराएंगे। अभी आप देखिए कि क्या फर्क पड़ता है एक सांगठनिक प्रदेश अध्यक्ष और एक मास लीडर जो संगठन भी चलाता हो और जो, हाँ, अभी देखिए कि बिजली पानी जैसे मुद्दों पे जो है बतौर विपक्ष बीजेपी को जो करना चाहिए था वो झारखंड में होता हुआ नहीं दिखा। राजधानी रांची में 6-6 घंटा तक बिजली नहीं है, पानी के लिए लोग त्राहिमाम मचा रहा है, लगातार क्राइम की घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी कहाँ है पता नहीं चलता। बीजेपी के प्रवक्ता अब सामने नहीं दिखते हैं। तो अब जब बाबूलाल मरांडी आए हैं तो एक एक्सपेक्टेशंस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जगह है कि बाबूलाल जी जब आए हैं तो हो सकता है कि एक बड़ा बदलाव देखने को मिले। इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं पांडे जी। आप बताइए, संजय 2 बात बोले, एक तो है कि ट्राइबल किसी चेहरा को लाना था और बाबूलाल मरांडी से बड़ा चेहरा भाजपा के पास फिलहाल कोई है नहीं। दूसरा ये बोल रहे हैं कि फिलहाल जो प्रदेश अध्यक्ष थे दीपक प्रकाश, वो जन मुद्दों को पकड़ नहीं पा रहे थे और उस पर मुखर होकर पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था या फिर वो बोल नहीं पा रहे थे। आपको क्या लगता है यही 2 कारण है कि इसके अलावे भी कोई और कारण है? और ये 1 सेकंड सिर्फ मैं इसमें जोड़ दे रहा हूं, दीपक प्रकाश अगर करने की कोशिश भी कर रहे थे तो उनकी बातों में वो अपील नहीं था, वो पहुंच नहीं पा रहा था चीजें। देखिए, बहुत सारा कारण है। पूरे झारखंड में एक बाबूलाल मरांडी ही सिर्फ ऐसे नेता हैं जो हर पंचायत में लोगों को जानते हैं, कभी गए हैं, मिले हैं, किसी के घर रुके हैं। किसी भी दल में ऐसा नेता नहीं है आज की वर्तमान स्थिति में। चाहे आप उधर भवनाथपुर चल जाइए यूपी बॉर्डर में, इधर पलामू चल जाइए बिहार बॉर्डर में, साहेबगंज में जाके मिर्जा चौकी में भी मिल लीजिए, पाकुड़ में भी मिल लीजिए, दुमका, किसी भी जिले में एकमात्र झारखंड के एक ऐसे नेता हैं जिनको हर पंचायत में कभी ना कभी इन्होंने दौरा किया है। आपको क्या लगता है कि बाबूलाल मरांडी में जो अपील पहले के दिनों में था, मतलब एक तो हेमंत सोरेन की सरकार और फिर रघुवर दास की सरकार से पहले जब कभी भी जिक्र होता था तो बाबूलाल मरांडी की सरकार का जिक्र होता था, जो झारखंड अलग होने के बाद उनकी सरकार था कि बहुत काम हुआ। हाँ। लेकिन उसके बाद फिर रघुवर दास, फिर अभी हेमंत सोरेन सरकार की चल रही है। तो क्या लगता है कि जो उस समय बाबूलाल मरांडी की पैठ थी, जो पकड़ था जनता के बीच, आज के डेट में वो है या कम हुआ है? नहीं, देखिए आपको बता देते हैं, उस समय वो झारखंड के लीडर नहीं थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो झारखंड के लीडर बने। उसके बाद उन्होंने जेबीएम में अपने आप को साबित किया कि मैं झारखंड का लीडर हूं। आप दोनों को अंतर समझिए। पहले वो आईबी सिंधु परिषद से एमपी का चुनाव, चूंकि वहां संथाल में कोई खड़ा नहीं हो सकता था कि भाई जेएमएम के सामने, ये हारे पहला चुनाव, दोबारा हरा दिए गुरुजी को, फिर उनकी वाइफ को हरा दिया। आपको याद होगा कि बाबूलाल मरांडी संगठन का हर ट्रिक जानते हैं। एक सबसे प्लस पॉइंट है जो बीजेपी के इन दिनों के जितने बड़े नेता कार्यकर्ता हैं, बाबूलाल मरांडी एक ऐसे नेता हैं जो कोई भी कार्यकर्ता उनसे भले फोन पे बात ना कर सके, लेकिन उनसे मिलकर अपनी भड़ास भी निकाल सकता है, अपनी पूरी बात भी कह सकता है, और उसको इस बात का इत्मीनान है कि बाबूलाल मरांडी मतलब घूम के जवाब ऐसा नहीं देंगे जो शर्मिंदगी महसूस हो। अच्छा, एक जो मेरा सवाल है पांडे जी, वो ये है कि एक हम लोग अगर याद करें बीते लोकसभा चुनाव की, चूंकि बाबूलाल जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भाजपा कार्यालय गए तो सबसे पहली बात उन्होंने जो किया और जिस तरीके से उन्होंने दावा किया अग्रेसन के साथ कि बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा की जो कसर रह गई थी कुछ सीटों पे, यानी कि वो बोलना चाह रहे थे कि एनडीए 12 सीट जीती थी, इस बार सभी 14 सीट हम जीतेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले बार लोकसभा चुनाव में वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे थे। इस बार मोदी जी को तीसरी बार कैसे प्रधानमंत्री बनना है उसके लिए वो काम करेंगे। तो ये जो क्रेडिबिलिटी का सवाल जो बार बार उठता है उनको लेकर के, सोशल मीडिया पे अभी भी कुछ लोग लिख रहे हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, जो उन्होंने अपने जेबीएम में रहते हुए जो बातें कही, तो इन सब चीज़ों का कितना नुकसान होगा। और खास करके ट्राइबल पॉलिटिक्स में आपको लगता है कि कोई स्पेस हेमंत सोरेन ने रहने दिया है गुरुजी के बाद
बाबूलाल के लिए कोई जगह है जहां पे सेंधमारी करने की कोशिश भी करें तो थोड़ी बहुत भी सफलता मिले? क्योंकि मधुपुर जैसे उपचुनाव में इन्होंने लाख प्रयास किया, लेकिन वो चीजें होती हुई नहीं दिखाई दी। मधुपुर हो, मांडर हो। देखिए, ये दावे के साथ नहीं किया जा सकता। अब सिलसिलेवार मैं थोड़ा बता देता हूँ, चूंकि आपने रोचक टॉपिक हो गया। इनको पहला गिफ्ट मिलेगा जेएमएम से, इनकी सदस्यता चली जाएगी कुछ ही दिनों के बाद। दूसरा गिफ्ट मिलेगा हाँ, ये तो उम्मीद है। नहीं, आप आशंका जता रहे हैं। हाँ, वो फैसला सुरक्षित है। हाँ, बस आने वाला। और वो जेएमएम से नहीं मिलेगा, वो स्पीकर कोर्ट से मिलना है। हाँ, जो कि विधानसभा में लंबित है। तो लोग इसी तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। दूसरा, डुमरी का उपचुनाव, इनको साबित करना होगा कि आई एम द बेस्ट। ये तो पहला चैलेंज होगा। हाँ। मेरा जो सवाल है उस पे आप कैसे आप बताइए। अभी बीजेपी बेगर है आदिवासी वोट को लेकर, ट्राइबल वोट को लेकर। अगर बेगर्स कैन नॉट बी ए चूजर, भिखारी ये नहीं कह सकता कि हमको अमुक चीज चाहिए। आपके पास मात्र 2 ट्राइबल सीट है, लेकिन बाबूलाल मरांडी के इतिहास को आप देखेंगे तो उन्होंने झारखंड के सबसे बड़े, झारखंड नहीं ईस्टर्न इंडिया के सबसे बड़े आदिवासी लीडर को हराया था। राजनीति की शुरुआत वहां से की थी, गुरुजी को हराने के बाद। उनको पता है कि ट्राइबल को कैसे अपने पक्ष में किया जा सकता है। बाबूलाल मरांडी जब फुल फॉर्म में थे तो हेमंत सोरेन, सीता सोरेन, ये तमाम लोग चुनाव हार चुके हैं। ठीक है, वो संगठन का ट्रिक उनको पता है। पांडे जी, तो फिर सवाल यही है, मेरा यही सवाल था आपसे पहले कि क्या बाबूलाल मरांडी फुल फॉर्म में हैं? क्या प्रदेश अध्यक्ष बना देने से फुल फॉर्म में आ जाएंगे? क्योंकि देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ ही सोशल मीडिया पर जो पहले से बाबूलाल मरांडी के लिए कहते आया जा रहा था वो फिर से शुरू हो गया। जैसे कि फ्यूज बल्ब को लाकर बाबूलाल मरांडी के जरिए भाजपा प्रकाश फैलाने की कोशिश कर रही है। कुतुब मीनार पर तो ये जो ट्रोलर की भाषा है वो तो सोशल मीडिया पे हर एक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो कोई भी है। में आ गए हैं बाबूलाल मरांडी, सवाल यही है। नहीं, देखिए आप समझिए, बाबूलाल मरांडी फुल फॉर्म में आए हैं या कब आएंगे ये कब पता चलेगा? अगर वो कल डिक्लेयर कर दे कि हम फुल फॉर्म में हैं तो रिजल्ट ना बोलेगा। एग्जाम सबका अच्छा जाता है, रिजल्ट किसी का फर्स्ट। कुल मिला के सवाल ये है बाबा कि इनको जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, इनको क्या फ्री हैंड भी दिया गया है? जैसे आप दावा किए कि भाई जब इनको फ्री हैंड मिला था तो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। बिल्कुल। तो क्या इस बार आपको लगता है कि ये जो मोदी का जो बीजेपी है इसमें इनको फ्री हैंड दे दिया गया है? बिल्कुल। बीजेपी में या कोई भी संगठन जो खासकर राष्ट्रीय स्तर का होता है, आमतौर पे देखिएगा जहां एकल पद और अध्यक्ष का होता है, बहुत काम में इंटरफेयर नहीं होता। अब चूंकि अटल के समय का ये परफॉर्मर हैं, मोदी के समय के होंगे कि नहीं, सवाल ये है। अटल जी और मोदी जी का स्टाइल अलग है। अब केंद्र से इतने कार्यक्रम आते हैं कि और प्रदेश को करना पड़ता है, तो उन कार्यक्रमों में से समय निकाल के ऐसा कोई कार्यक्रम करना जो लोकल स्तर पे लोगों को अटैच करे, वो बाबूलाल के लिए मतलब चुनौती होगी एक तरीके से। लेकिन जितने भी विधानसभा हैं या मतलब आप ये बोल रहे हैं सरल भाषा में कि क्षेत्रीय मुद्दों को छूना जो है वो एक चुनौती भी होगा और वो जरूरी भी है भाजपा के लिए, खास करके मुख्य विपक्षी पार्टी जो भी रहे उसके लिए जो जन मुद्दे हैं क्षेत्रीय, उस पे काम करना एक चुनौती है, खास करके भाजपा जैसी पार्टी में। बिल्कुल। दूसरी बात, आपको पूरे कमेंट में, चूंकि जो कमेंट कर रहे हैं वो टीनेजर हैं और उनको 2000 का दौर याद नहीं है, 2000 से 2002 का, तो इसलिए। पर जो 2000 से 2002 तक का दौर याद करेंगे या जो बुजुर्ग होंगे उनसे पूछेगा, वो बताएंगे कि नहीं, वाकई में झारखंड के लिए स्वर्णिम काल था, काम हुआ। ठीक है, अब देखिए, और उस पूरे ट्रोल में एक ऐसा आदमी आपको नहीं मिला जो इनको एरोगेंट कहे। इनको देखिए, 2 चीजें होती है। जब यहाँ तो इनको चुनौती हेमंत सोरेन से मिलना है, जो कि हेमंत सोरेन अपने आप में विनम्र नेता के तौर पे जाने जाते हैं, और उनकी विनम्रता तो नहीं, सुनिए आप लोग, एक मिनट हम बोल रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि चूंकि झारखंड अलग स्टेट हुआ था, काम करने का बहुत स्कोप था,
उसमें है कि आप कुछ भी कीजिए तो लगेगा कि बहुत हो गया। आप समझिए कि फॉलोअप की जब हम लोग शुरुआत किए थे तो सब कोई बोलता था कि बहुत अच्छा, अब भले बोलने लगे कि बहुत सुस्त हो गया, क्योंकि आदतन हो गया। लोग बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं, क्योंकि वही अब 23 साल का सफर हो गया बाबूलाल का। हाँ, कमरे में पर्दा लगा भी देंगे तो नोटिस आ जाएगा, ये बात आप सही बोल रहे हैं, लेकिन 2-2.5 नोटिस हो जाएगा। हाँ। नोटिस आ जाएगा में फिर लोग ईडी का नोटिस समझ लेंगे। तो 2 साल 2.5 साल जो भी लगभग थे बाबूलाल, उन पे 2 मुद्दा है झारखंड में कि भाई लोकल, बाबूलाल ने दिखा दिया है कि हम लोकल को यहाँ बैठाते हैं, अगर ये ब्लेम भी है तो डोमिसाइल के वक्त का। ठीक है। दूसरा भ्रष्टाचार, बाबूलाल ने दिखा दिया कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। ठीक है। तीसरा, इनके लिए सरकार अब कोई मतलब नहीं है, सरकार का तो सामना करेगा नेता प्रतिपक्ष, इनके लिए संगठन का, संगठन में लोग कैसे जुड़ेंगे, तो संगठन में किस नेता को लोग अपना नेता मानता है, जिसके पास जाके बेधड़क अपनी बात को कह सके। लेकिन एक बात बताइए, चलिए यहाँ से हम लोग यहाँ से सनी जी लंबा हो रहा है। एक संगठन का जिक्र हुआ है, बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा भी चलाए। बाबूलाल मरांडी जब पहली बार एक सभा किए थे बहुत बड़ा मोराबादी में, उसे कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों की सभा है, उसमें पूरी रांची जाम हो चुकी थी। और उसके बाद जो चुनाव हुआ, लगभग सीट पर जो है जेवीएम के कैंडिडेट जो है सेकेंड नंबर पर आए थे। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि जेवीएम का क्या परफॉर्मेंस रहा। तो आपको क्या लगता है कि अगर संगठन चलाने में सचमुच में बहुत मजबूत रहते, स्ट्रांग रहते, तो क्या जेवीएम का विलय करना पड़ता? नहीं, देखिए ये बहुत मार्केबल बात का है। बाबूलाल बनाई पार्टी 2006 के आसपास, 9 में पहला इलेक्शन हुआ, कांग्रेस के साथ संयुक्त लड़े थे और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे, मतलब गठबंधन के तौर पे उठा था। बाबूलाल ने कहा कि हम तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं करेंगे। ठीक है। वो चाहते तो सरकार बना लेते, गवर्नर के पास जाते, और उनके पास था ऑप्शन उस समय, अभी नाम लेना उचित नहीं होगा। लोगों ने कहा कि आप आइए, कांग्रेस ने भी कहा कि आप मुख्यमंत्री का दावा पेश कीजिए, हम लोग इकट्ठा कर लेंगे। बाबूलाल ने कहा कि हम जोड़ तोड़ का राजनीति नहीं करेंगे। 18 लोग मिलकर बना लिए जेएमएम और बीजेपी के। लेकिन आप यही देखिए, संगठन चलाने के लिए आपको सत्ता में भी रहना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो विधायक को तोड़ा जा सकता है। अब विधायक बीजेपी का कोई तोड़ लेगा इस वक्त, ये तो नामुमकिन सा है वर्तमान परिस्थिति में। तो संगठन खड़ा करने की बात जहां तक रही, हर जिले में, हर प्रखंड में ये संगठन खड़ा कर सकते हैं। वो वैसे लोगों को चुन सकते हैं कि जो पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करे। हर कार्यकर्ता इस बात को महसूस करेगा कि नहीं, हम बाबूलाल तक अपना बात तो रख देंगे, हो चाहे नहीं हो। अच्छा, यहाँ पे अब एक दूसरा सवाल हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं कि जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी बाबूलाल मरांडी को मिली, उसके बाद से कुछ नाम और तैरने लगे, जिसमें अमर बावरी, अनंत ओझा, सीपी सिंह, नीलकंठ सिंह मुंडा, ये सब कुछ नाम तैरने लगे कि अब जो है भाजपा विधायक दल का नेता इन लोगों में से किसी एक को बनाया जाएगा। और सदन के भीतर जो है अब नेता प्रतिपक्ष का जो कुर्सी खाली रह रहा था, क्योंकि अभी 1.5 साल झारखंड सरकार का 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त बचा हुआ है, थोड़ा सा ही बचा होगा 1.5 साल से ज़्यादा, तो इसमें कोई खबर है आपके पास कि किनका नाम पे जो है सहमति बन सकती है? सबसे पहला नाम चल रहा है अनंत ओझा का, फिर सीपी सिंह का, फिर ओबीसी कैटेगरी से भी बहुत लोगों का, नवीन जायसवाल का, मनीष जायसवाल का, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो चल रहे हैं। नहीं, वैसे तो भाई जो भी विधायक हैं सबका नाम चलेगा, दावेदारी होगा, लेकिन 3 नाम जो प्रमुख जो चल रहा है, अनंत ओझा, सीपी सिंह और अमर बावरी, तो आपके पास कोई खबर है या फिर इस तरीके की कोई फीडबैक आपको मिल रही है? नहीं, अब चूंकि बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, तो वो चूंकि एक ट्राइबल प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, तो नेता विधायक दल का नेता किसी और को शायद का नेता और डिप्टी दोनों हो सकते हैं। जैसा कांग्रेस ने किया उसी तरीके से हो सकता है। यहाँ बस कुछ ही दिनों के बाद हो सकता है पर्यवेक्षक आए या ना भी आए, तो भी सत्र से, विधानसभा सत्र से पहले वो नाम तय हो जाएगा। और उसमें मतलब एक चीज तो स्पष्ट है कि अब झारखंड को नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा। हाँ। ये जो 2-3 चीजें जो सूचना आयुक्त का या फिर महिला आयोग में जो ये सीटें अभी नहीं क्लियर हो पा रही है,
वो स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, वो तो अब क्लियर हो जाएगा। बीजेपी ने जब तीसरी या चौथी दफा स्पीकर के द्वारा भेजा गया लेटर कि आप भाई नाम सुझाइए ऐसे लीडर का जिससे हम डिस्कशन कर सके, तो इस बार उसको रोका गया था ये कहते हुए कि भाई हम लोग लीगल ओपिनियन ले लेते हैं। तो बीजेपी उस बात को लेकर अड़ी हुई थी कि भाई हम जब विधायक दल का नेता उसी से डिस्कशन कीजिए, तो उसके लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उनको विधायक मानते ही नहीं है बीजेपी के, जो मतलब स्पीकर नहीं। हाँ, तो वो मामला चल रहा है। अब क्या है कि फैसला सुनाना भी बहुत सहूलियत है, इसीलिए मैंने कहा कि इनको मिल जाएगा फैसला। एक सुरक्षित था, दूसरा 3 विधायकों का मामला। अब सुरक्षित रह भी सकता है पूरे कार्यकाल? नहीं, ऐसा क्यों करेगी? इनका लिटमस टेस्ट होगा। अपने ही राजधनवार सीट पे क्या ये चुनाव लड़ेंगे और जीत पाएंगे? जीत पाएंगे। दूसरी बात कि क्या इतने कम समय के लिए चुनाव में फिर से जाना चाहेंगे या कोर्ट का सहारा लेकर रोकेंगे? वो तो पार्टी तय करेगी ना, वो तो बाबूलाल तय नहीं कर सकते। अगर इनकी सदस्यता जाती है तो पार्टी जो तय करेगी। अगर पार्टी कहेगी ठीक है इसके फैसले के, स्पीकर कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोर्ट नहीं जाना है, तो चुनाव में जाएंगे। अच्छा, इस पे भी हम लोग उस वक्त बात करेंगे। एक जो सवाल सनी जी आपसे है कि आपको लगता है कि बाबूलाल मरांडी चुनौती पेश कर पाएंगे हेमंत सोरेन के पास, क्योंकि अभी 1.5-2 साल सरकार में बचा हुआ है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के खास करके युवा जो है सड़कों पे है, तो क्या ये जो दीपक प्रकाश इन सब में धार नहीं पैदा कर पा रहे थे, बाबूलाल मरांडी वो कर पाएंगे? अब बिल्कुल देखिए, बाबूलाल मरांडी पिछले कई महीनों से, मतलब करीब करीब 1 साल से आप देखिए कि जिस तरह से मुखरता से, हालांकि आप उसको ट्विटर बोल रहे हैं, ट्विटर पर ही जिस तरह से हर एक मसले को लेकर, चाहे भ्रष्टाचार के मसले को ही पकड़कर जिस तरह से लगातार वे बोलते आ रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं असर तो पड़ रहा है। क्योंकि ये तो किसी भी पार्टी का एक एजेंडा का रहता है कि किसी भी मुद्दे को उठा के उसको 100 बार बोलिए ताकि जनता के दिमाग में वो बैठ जाए। उसी तरह झारखंड में जब से ये ईडी की कार्रवाई चल रही है, उसके बाद से लगातार मुखरता से बाबूलाल मरांडी ट्विटर पर मुखर होकर बोल रहे हैं, या फिर झारखंड के दौरे पर वो जहाँ कहीं भी जा रहे हैं उनके सीधे टारगेट पर हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी ही एकलौते नेता हैं जो शिबू सोरेन के खिलाफ भी खुलकर एकदम बोलते हैं। तो इसका असर तो कहीं ना कहीं पड़ेगा। और जो मुद्दे हैं, आप कह रहे हैं कि जिन मुद्दों को लेकर मुखर होकर अभी जो फिलहाल में संगठन के नेतृत्व करता थे वो नहीं बोल पा रहे थे, चाहे बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, अब फोरम पूरा किया जा रहा था, लेकिन वो तो उन मसलों को लेकर अब कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी बोलेंगे। अभी पांडे जी बोल रहे थे बहुत मार्केबल बात कि देखिए, एक तो है कि संगठन में नाराजगी थी और ये नाराजगी थी कि नेतृत्वकर्ता से लोग खुश नहीं थे, भले दबे जुबान बोल रहे थे, खुलकर नहीं बोल पा रहे थे। एक तो है कि वो नाराजगी दूर हुई है। बाबूलाल मरांडी मधुर बानी बोलते हैं, सबको मिलाकर कैसे चला जाए वो जानते हैं। इसके बाद भी कई गुट में है पार्टी, लेकिन उस गुट को कैसे पाटना है वो बाबूलाल मरांडी, जैसा कि बता रहे हैं कि संगठन बनाने में, चलाने में माहिर हैं। जेवीएम अपनी खुद की पार्टी वो चला चुके हैं बीच में, तो वो उससे बहुत कुछ सीख चुके हैं कि कैसे सबको मिलाकर चलना है। आप देखिए कि बाबूलाल मरांडी आज प्रदेश अध्यक्ष बने, इससे 3-4 दिन पहले अभी जो गोड्डा के सांसद हैं निशिकांत दुबे, वो अमित शाह से मिले थे। हालांकि ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात होगी, लेकिन आज जो चर्चा चल रही थी उसमें चर्चा ये भी थी कि हो सकता है कि निशिकांत दुबे से भी रायशुमारी की गई हो, क्योंकि संथाल परगना की पॉलिटिक्स पर ही झारखंड की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं पूरी तरह से फिक्स है। बाबूलाल मरांडी जिस तरह से बांग्लादेश घुसपैठी और तमाम चीज़ें पर फोकस करके लगातार बोलते रहे हैं, और अब चूंकि उनको कमान मिला है तो उम्मीद तो जगी है, और इसके लिए इसके बेचैनी तो बढ़ेगी सरकार की। देखिए, इसको अब इस हिसाब से भी समझिए कि हेमंत सोरेन का जब भी जिक्र होता है तो एक बात का हमेशा जिक्र होता है कि हेमंत सोरेन सौम्य है। उनके पीआरडी या फिर मीडिया सेल की तरफ से जो तस्वीरें शेयर होती है उसमें आप देखिएगा कि हेमंत सोरेन से जो कोई जिससे भी वो मिलते हैं तो वो थोड़ा झुक के उससे बात सुनते हैं, और सेम गुण बाबूलाल मरांडी में है। बाबूलाल मरांडी में ये भी गुण है, मैंने कई जगह उनके साथ रिपोर्टिंग करके देखा है। वो कहीं जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनका पीए जो है कुछ लिखता है, बाबूलाल मरांडी थैली में डायरी रखते हैं, वो डायरी निकालते हैं और खुद से लिखते हैं। और मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार बाबूलाल मरांडी के घर में एक कमरा है, उस कमरा में वो लिखे हुए ले जाके रखते हैं, और आप 3 साल बाद भी उस चीज़ का जिक्र कीजिएगा तो वो निकाल के उसको रिकॉर्ड निकाल के और फिर बता देंगे कि आप क्या समस्या था, उस समस्या का समाधान कैसे होगा। ये इस चीज़ का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखिए, ये मैनेजमेंट स्किल
है एक तरह से। पॉलिटिशियन ज़्यादातर अपने पीए सलाहकार पर डिपेंड हो जाते हैं और उससे घिर जाते हैं, और ये कोकस पिछली सरकार में भी था, इस सरकार में भी था, या कोई भी बड़ा नेता जैसे ही होता है एक कोकस में घिर जाता है। तो ये कोकस को तोड़ने का सबसे बड़ा जरिया है कि डायरेक्ट आप पब्लिक से मिलिए, उसकी समस्या को सुनिए, उसकी समस्या को कैसे समाधान करना है। तो अगर बाबूलाल मरांडी को आज हालांकि प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और जो जश्न का माहौल बीजेपी कार्यालय में दिख रहा था, मुझे लगता है भले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ये बोल दे कि बाबूलाल मरांडी खुद के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुश्किल तो थोड़ी बढ़ेगी चुनाव में। 2-3 बात और, चूंकि दर्शक हैं बने हुए और इंटरेस्टिंग, जब अपने नेताओं को चुनने की बारी आती है तो उनके बारे में सब कुछ जान लेना अच्छा बात। जैसा उन्होंने बताया कि भाई हेमंत जी सौम्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाबा, इस बात को लेकर के मेरा जो पर्सनल अनुभव है अपना निजी, पिछले 13 साल से झारखंड में हम हैं, मास्कॉम की पढ़ाई के बाद यहीं शिफ्ट कर गए। आदिवासी समुदाय में ही ये विनम्रता का जो गुण है पूरे समुदाय में दिखता है। ज़्यादातर जो भी जिनको मैं जानता हूँ वो काफ़ी विनम्र हैं। तो बाबूलाल या हेमंत सोरेन की ही सिर्फ बात नहीं है, नहीं, कई ऐसे ट्राइबल लीडर हैं जो एग्रेसिव रहे हैं, ऐसा कोई नया चीज़ नहीं, गिने चुने। और दूसरी बात, बाबूलाल मरांडी सामने वाले को पता होगा कि अगर ये हमको मतलब अपशब्द करने वाला है, बाबूलाल मरांडी उससे भी मिलना की कोशिश करते हैं। वो जानते हैं कि आते आते अपशब्द से स्वागत करेगा इनका, पर वो आएंगे बोलेंगे कि चाय पीजिए और फिर बात अपनी रखिए, ठीक है। और तीसरा बात आप ये समझिए कि जैसे उसने क्या, बाबूलाल का भाई अब आगे क्या होगा वो तो आगे रिजल्ट के बाद पता चलेगा। इनका भविष्य बता रहा है कि ये ठीक है। जब झारखंड में आरएसएस का संगठन खड़ा करना था, ठीक है, ये इनकी माली हालत बहुत ख़राब थी। परिवार में एक लौता सदस्य थे जो इनके 5 भाइयों में जिनके पास नौकरी थी, नौकरी छोड़ दिया संगठन के नाम पे कि हम संगठन, आरएसएस को पूरा संथाल में खड़ा किया। उस समय भी बीजेपी को लगा होगा कि झारखंड को समझने वाला एक ही लाल है, तभी तो उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी 194 में। उसके बाद देखिए झारखंड बना, तो फिर इसके बाद इनको झारखंड का जिम्मा मिला। जब इन सब के विरुद्ध आप देखिए कि वो स्टीफन मरांडी को निर्दलीय लड़ा के हरवा देना, इनको सुनील सोरेन जो अभी सांसद हैं उनको जामा से लड़ा के, वो जेएमएम में थे, वो बाबूलाल के ही समय में आए थे, वो हरा देना सीता सोरेन को। और जब बीजेपी के खिलाफ विपरीत परिस्थिति आ गई, तो जब 13 सीट यहाँ बीजेपी हार गई, तो भी बाबूलाल एक ऐसे शख्स है जो अपना सीट बचा लिए। जब सोच लीजिए कि उनके क्षेत्र में लोग तो इतना संतुष्ट होंगे कि मेरे नेता ठीक, 4 की बात है। हाँ, तो ये जब परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो इनसे इनको लगता है। और दूसरी बात कि एक साधारण सा आदमी जो मात्र 2 साल रहा हो मुख्यमंत्री, उससे पहले सिर्फ केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहा हो, पूरे राज्य का घुमा नहीं हो, पर जब संगठन बनाए तो 11 अध्यक्ष विधायक कर लिए, पूरा का पूरा टीम चला गया, फिर खड़ा हो गए। तो संगठन चूंकि लाइव अब काफी लंबा हो गया है, तो फिलहाल जो झारखंड बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, इसका असर क्या होगा? क्या 2024 का लोकसभा चुनाव और खास करके जो विधानसभा चुनाव होगा, ये नेतृत्व परिवर्तन, क्या सत्ता परिवर्तन भी झारखंड में करा पाएगा? उसके लिए बाबूलाल कैसे काम करते हैं, बाबूलाल का कितना एक्सेप्टेंस झारखंड बीजेपी की बेहतर दूसरे बड़े नेताओं के पास होता है, और संगठन कितना मजबूत होता है, उसके लिए इंतजार करते रहना होगा। बाबूलाल कैसे काम करते हैं, जनपक्षीय सवालों को कैसे उठाते हैं, वो भी देखना होगा। तो फिलहाल इस लाइव में इतना ही। आप सब जुड़े रहे उसके लिए शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, इसके लिए आप इस वीडियो को शेयर भी कर दें। शुक्रिया।